मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ 1-1 करोड़ की स्टेटमेंट के ऊपर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, और ऐसे भी हैं कि 6-6 लाख रुपए की स्टेटमेंट थी और उसके ऊपर वीज़ा भी अप्रूव हुआ है। तो ये एक जो कॉमन असम्पशन है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा हैवी स्टेटमेंट के पीछे नहीं जाना। आपने जो है क्या करना है कि आपने जो भी पैसे अपने शो करने हैं, आपने बैंक स्टेटमेंट देने हैं, उसके अंदर आपने उसको प्रॉपरली आपके पास उसका सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए, जो मैं आपके आगे डिटेल बताता हूँ कि वो किस तरह से आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कनाडा विजिट वीज़ा रियलिटी अबाउट कॉमन अजम्पशंस। दोस्तों, कनाडा एक हाई डिमांडिंग कंट्री है। बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, लोग सेटल होना चाहते हैं और उनकी एक ख्वाहिश होती है कि जी हम कनाडा चले जाएं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं, डिफरेंट तरह के उनके क्वेश्चंस होते हैं। तो जो एक कॉमन अजम्पशंस पाई जाती है उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे जी। लोगों में जो क्या वो हकीकत हैं या नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा कुछ टिप्स आपको बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके इंशाल्लाह वीज़ा के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। वो टिप्स आपके सामने रखेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो आखिर तक देखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी स्किप ना हो जाए। और इसके अलावा अगर आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट चाहते हैं, अगर आप भी कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करके देंगे। और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस विज़िट के ऊपर, वर्क के ऊपर, स्टडी के ऊपर आती हैं वो आपको टाइम से मिलती रहें। दोस्तों, अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे जो एक कॉमन अजम्पशन पाई जाती है हमारे लोगों में जो कि अप्लाई करना चाहते हैं कि जी फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा नहीं लगता। कनाडा में अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। दोस्तों, जो है ये जो कॉमन अजम्पशन है, ये जो लोगों में पाई जाती है कि जी फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा नहीं लगता, ये बिल्कुल ही मतलब इसको आप कह लें कि ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा ले चुके हैं। हमारे अपने बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनका बिल्कुल फ़्रेश पासपोर्ट था, उनको वीज़ा मिला हुआ है। तो ये जो कॉमन अजम्पशन है ये बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर ये ऐसा नहीं है कि फ़्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं लगता। कुछ लोगों का होता है जी आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, 4 से 5 मुल्क विज़िट कर लें तो देन आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा है, लोग ये वाला मशवरा देते हैं, लेकिन उसकी रीज़न है क्यों देते हैं। देखिए, अगर आपने अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज़ अपनी कंट्री के साथ शो करनी की हुई हैं या किसी और सोर्सेज से कर सकते हैं तो देन आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं होती। ट्रैवल हिस्ट्री का मकसद यही होता है कि आप अपनी स्ट्रॉन्ग टाइज़ अपने कंट्रीज़ के साथ शो करें कि आपने डिफरेंट जगह पे विज़िट किया था, किसी मुल्क गए, वहाँ से वापस आ गए, और फिर आप किसी और जगह पे गए, वहाँ से वापस आ गए, और उसकी रीज़न यही थी कि आपका यहाँ पे कोई ना कोई स्टेक है, यहाँ पे आपकी कोई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है, जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान में वापस आना पड़ता है। तो ये स्ट्रॉन्ग टाइज़ अगर आप विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री अगर शो कर देते हैं तो देन भी आपका वीज़ा लगने के चांसेस उतने होते हैं। स्ट्रॉन्ग टाइज़ में आपका बिज़नेस आ जाता है, आपकी कोई जॉब आ जाती है, आपके कोई फैमिली के ऐसे इश्यूज़ हैं, जो आपका कोई फैमिली बिज़नेस है वो आ जाता है। इसके अलावा आपके और बच्चे हैं या जो भी है, तो ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग टाइज़ के अंदर आ जाती हैं। अगर ये आप अच्छे तरीके से इसको बेहतर कर देते हैं तो लोगों का फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी वीज़ा लगता है। तो ये सारा इसका जो एक अजम्पशन है कि जी फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं लगता, ये बिल्कुल गलत है। आपने अपनी ट्राइज़ को स्ट्रॉन्ग करें, इंशाल्लाह आपका जो है फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है जी जो कॉमन अजम्पशन है लोगों में पाई जाती है कि जी बहुत ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए देन ही आपका वीज़ा लगेगा। तो मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। कोई 50-60 लाख या 1 करोड़ रुपया शो करने की बैंक में ज़रूरत नहीं होती। आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ अपनी अमाउंट जो है कैलकुलेशन करनी है। IRCC की वेबसाइट पे भी अगर जाएं तो वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट ज़रूर मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट के बगैर आपका वीज़ा लगेगा। बैंक स्टेटमेंट आपको ज़रूर शो करना पड़ेगी। उसमें आपने चीज़ों का ध्यान क्या रखना है कि आपने बैंक स्टेटमेंट उतनी शो करनी है जितने आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस आ रहे हैं। मतलब आपने अगर 10 दिन का प्लान किया है, 15 दिन का प्लान किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है। आपकी ट्रैवलिंग, आपकी फ़ूड, आपका लिविंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशन आपने करनी है। आपको कोई अगर स्पॉन्सर भी कर रहा है तो देन भी आपने ये सारी चीज़ें जो है ना अपने पास से शो करनी है कि मेरे पास भी पैसे हैं, आइदर मुझे एक स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, मुझे वहाँ से मेरा दोस्त कोई स्पॉन्सर कर रहा है, या वो मेरे सारे एक्सपेंसेस बेयर करेगा, मेरी ट्रैवलिंग, मेरी
रिहाइश, मेरे सारी चीज़ें, फूड वगैरह सारा बेयर करेगा, लेकिन फिर भी मेरे पास इतने पैसे ज़रूर हैं कि मैं अपने खर्चे खुद से उठा सकता हूँ। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रख के आपने 10 से 15 दिन की कैलकुलेशन करनी है और उससे थोड़े से पैसे आपने ज़्यादा रखने हैं। जो भी वो अमाउंट बनती है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको पैसे थोड़े से ज़्यादा रखने हैं। ये अगर कैलकुलेशन की जाए तो 15 से 20 लाख रुपए की स्टेटमेंट बनती है, इसके ऊपर आपका वीज़ा लग जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ 1-1 करोड़ की स्टेटमेंट के ऊपर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, और ऐसे भी हैं कि 6-6 लाख रुपए की स्टेटमेंट थी और उसके ऊपर वीज़ा भी अप्रूव हुआ है। तो ये एक जो कॉमन असम्पशन है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा हैवी स्टेटमेंट के पीछे नहीं जाना। आपने जो है क्या करना है कि आपने जो भी पैसे अपने शो करने हैं, आपने बैंक स्टेटमेंट देने हैं, उसके अंदर आपने उसको प्रॉपरली आपके पास उसका सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए, जो मैं आपके आगे डिटेल बताता हूँ कि वो किस तरह से आपने करना है। और वो आपके पैसे जो है इतने इनफ ज़रूर होने चाहिए कि जो आपके इस ड्यूरिंग आपका स्टे है उसको कवर भी कर सकें। तो इसलिए इस चीज़ को आपने ज़हन में रख कर अपनी जो है चीज़ें रेडी करनी है, और इसको जो असम्पशन है इसके पीछे नहीं परेशान होना। दोस्तों, अब आते हैं कि आपको मैं कुछ टिप्स के ऊपर बात करते हैं कि वो कौन कौन सी टिप्स हैं जिसकी वजह से आपका विज़िट वीज़ा की सक्सेस बढ़ सकती है। और अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं, अगर आप इनको ज़हन में रखकर इनके ऊपर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आपके भी वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे। सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट टिप है, पहली टिप जो मैं जिसको कहूँगा वो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन। दोस्तों, आपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स किस तरह से प्रिपेयर करने हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स को लगाना है जिससे आपकी फाइनेंशियल जो है वो स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। आपको मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि आपने 50-60 लाख की स्टेटमेंट वही आपकी अगर आप शो कर देंगे तो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ शो हो सकती है। आपने क्या करना है कि आपने वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने उतने पैसे शो करने हैं जितने आपके ड्यूरिंग ट्रिप, जो भी आपका 10 से 15 दिन का ट्रिप होगा, जो भी आपका, वो आपने उसको कवर करने चाहिए, उससे ज़्यादा पैसे होने चाहिए, एक बात। दूसरा ये है कि आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी पर्सनल शो करनी है। अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं और आपके बिज़नेस की भी स्टेटमेंट है, लेकिन साथ में आपने अपनी लास्ट 6 मंथ की पर्सनल स्टेटमेंट भी शो करनी है जिसके अंदर आपके पैसे पड़े हों। उससे क्या होता है कि आपको ये शो होता है कि आपके जो पैसे हैं वो आपकी अपनी एक्सेसिबिलिटी में हैं, आप किसी से ले नहीं रहे। बिज़नेस में होता है जो होता है कम वैसी ये चली जाती है कि बिज़नेस के पैसे हो सकता है आपके किसी यूज़ के लिए पैसे हों, या आपने किसी ने पेएबल पैसे हों, या आपने और भी आपके पार्टनर हो सकते हैं तो उनके भी पैसे हों। तो इसलिए आपने वहाँ पर ख़र्चा करना है, जो आपने वहाँ पर स्पेंड करने हैं पैसे, वो आपके अपने पर्सनल अकाउंट में होने चाहिए। इसके बाद आपके पास प्रूफ ऑफ फंड, मतलब वो पैसे मौजूद होने चाहिए, जो है एंडिंग बैलेंस आपका उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। ट्रांजैक्शन की नहीं बात हो रही, एंडिंग बैलेंस होना चाहिए। इसके बाद आपके FBR टैक्स रिटर्न्स 1 साल के तकरीबन आपने लास्ट 1 ईयर के आपने देने हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, लीज डॉक्यूमेंट्स, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसकी आपने वैल्यूएशन वगैरह करवा के उनके डॉक्यूमेंट्स साथ लगाएं, वो भी आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को शो करता है। इसके बाद आपने जहां अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप खुद बिज़नेस हैं तो आपको फिर तो लेटर की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप किसी जगह पे जॉब करते हैं तो जॉब के से NOC या आपका वहाँ पे छुट्टी के लिए जो आपने एप्लीकेशन दी हुई है और वो उसकी अप्रूवल है, वो आपको चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें आप जब लगाएंगे इंशाल्लाह आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ठीक हो जाएंगे और उसके ऊपर आपकी ऑब्जेक्शन नहीं आएगी, उसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। अगर आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की मज़ीद डिटेल लेनी है तो ऑलरेडी एक वीडियो हम बना चुके हुए हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, वो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो आप ज़रूर उसको देखिएगा। उस पर जाकर आप तफसील से देख सकते हैं कि किस किस तरह से कौन सा आपने डॉक्यूमेंट तैयार करना है। तो वो भी एक आपके लिए एक जो है अच्छा मिल जाएगा कि आपको वहाँ से सारी डिटेल से इसकी मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अगला जो टिप है वो है आपने अपना जब वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करना है, आपने अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स और एरर्स वगैरह कोई नहीं करने। आपने फिल करते हुए क्या करते हैं, कुछ लोग जो है डेट ऑफ बर्थ गलत लिख देते हैं, या समटाइम अपने स्पेलिंग मिस्टेक, अपने बाकी जो चीज़ें हैं उनमें मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आपने फॉर्म फिल करते हुए इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सही लिखनी है, आपने बाकी जहाँ पे डेट्स आपकी मेंशन रिक्वायर्ड हैं वहाँ पर आपने ठीक लिखनी है, आपने अपने नाम या कहीं और फिलिंग करते हुए स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। तो अगर आप ये करेंगे तो आपका जो IRCC का सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगा। तो इस बात को आपने ज़हन में रखकर आपने अपने फॉर्म वगैरह को फिल करना है। नेक्स्ट जो टिप है वो ये है कि आपने ड्यूरेशन ऑफ स्टे वो कितना रखना चाहिए। हमारा क्वेश्चन, हमारे दोस्तों का भी क्वेश्चन होता है कि जी कितने दिन के लिए हमें वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों मेरे भाई, इसमें मैं आपको एक जो टिप देता हूँ कि जो कनाडा का वीज़ा जब वीज़ा देता है किसी को, वो समटाइम मिनिमम
6 मंथ का देता है और मैक्सिमम आपका जितना भी पासपोर्ट वैलिड है 10 ईयर का वैलिडिटी हो सकती है उस तक देता है। तो अगर आप 10 दिन का भी अप्लाई करेंगे तो देन भी आपको इन दोनों में से हो सकता है या 6 मंथ का मिल जाए या आपको 10 ईयर का मिल जाए, आपके अगर जितनी भी आपकी वैलिडिटी है। अगर आप 90 डेज़ का लिखेंगे या अगर आप 1 माह का लिखेंगे तो आपका इन दोनों में ऑप्शन या 6 मंथ होगा या आपका 10 ईयर हो सकता है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि आपने 10 से 15 दिन का रखना है। 10 से 15 दिन रखने से क्या होगा कि एक तो आपकी इंटेंशन ये नहीं है कि जी आपने वहाँ पर जाकर सेटल हो जाना, चाहे उसके बाद आपने सेटल हो भी जाते हैं, लेकिन ये आपने इंटेंशन शो नहीं करनी कि आप वहाँ पर सेटल होना जा रहे हैं। और दूसरा ये कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी 10 से 15 दिन को आसानी से कवर कर लेगी। 10 से 15 दिन का जो आपका ट्रिप होता है ये एक आइडियल ट्रिप होता है, इससे कम भी आप ना रखें और इससे ज़्यादा भी ना करें। इसको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर रख लें, 10 दिन 12 दिन 15 दिन जितने भी आपके लिए लगते हैं। तो इसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट भी आपकी आसानी से मैनेज हो जाएगी। अगर आप 20 से 25 लाख के दरमियान स्टेटमेंट शो कर रहे हैं तो ये भी मैनेज हो जाती है। और इसके अलावा आपके जो है आपका वीज़ा लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद हो सकता है आपको एम्बेसी जो है वो आपके मैक्सिमम पासपोर्ट के ऊपर मल्टीपल एंट्री वीज़ा 10 ईयर का भी दे दो। ये डिपेंड करता है जो किस तरह के हालात होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो टिप है वो है कवर लेटर। कवर लेटर एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कवर लेटर में आपने अपना जो है सारा मुद्दा बयान करना है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, आपकी बिज़नेस टाइज़ क्या हैं, आपकी फैमिली टाइज़ क्या हैं। इसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करें। अगर आपका बिज़नेस है उसके बारे में बात करें। अगर आपने वहाँ पे जा के जो प्लान है आपका जहाँ आपने विज़िट करना है उसको डिस्कस करें और आपने सारा प्लान को डिस्कस करें कि आपका जाने का मकसद क्यों है और आप के लिए जाना ये ज़रूरी क्यों है। ये सारी चीज़ें आपने अपने कवर लेटर में डिस्कस करनी है। बिज़नेस टाइज़ को शो करें, अपनी एजुकेशन है उसके बारे में बात करें, आपकी जो चीज़ें हैं वो सारी इसमें अंदर मेंशन करें। क्योंकि कनाडा जो है वहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू नहीं लिया जाता। आपने सारा अपना जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने, अपना फॉर्म फिल करना है। इसलिए इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका कवर लेटर है। कवर लेटर में आपने अपना पूरा केस जो है वो प्रेजेंट करना है। आपने उसको समराइज़ करना है कि ये डॉक्यूमेंट है, मतलब जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो साथ में उनको समराइज़ भी करना है कि भाई मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरी ये टाइज़ हैं, ये मेरी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, ये मेरी मकसद है जाने का, वो जो इन्विटेशन है या जो आपके पास टूरिस्ट कोई प्लान है उसके ऊपर बात करें। तो ये कवर लेटर जो है एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर आपने वर्क करना है। ये आप कोशिश करें खुद से लिखें। अगर आप खुद से नहीं लिख रहे तो आप किसी से लिखवा लें या फिर जो है इसको जो है किसी तरीके से आपने मैनेज करना है, किसी एक्सपर्ट से आपने लिखवाना है जिसको ये सारा लिखना आता है, जिसको ये सारा पता हो। और इसको आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना क्योंकि IRCC अब जो है प्लेजरिज्म डिटेक्ट करता है। वो नया सिस्टम ला चुका है जिसके अंदर वो कॉपी पेस्ट को पकड़ लेता है। क्योंकि आपने जब ये इसको PDF में या इसमें फाइल करना वो इसको क्योंकि ये आपने जमा नहीं करवाना, कागज़ की फॉर्म में नहीं देना, आपने PDF में सबमिट करवाना है। तो इसके ऊपर प्लेजरिज्म आसानी से चेक हो सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट के कि ये कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं है। तो इसलिए आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसका आपने अपने लफ्ज़ों में अपने सेंटेंसेस लिखने हैं ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएँ। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जो कि अगर आप जिनको आप फॉलो करेंगे, जिनको आप इन अजम्पशंस को ज़हन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके इसके ऊपर वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपके वीज़ा के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। अगर आपको किसी किस्म की असेसमेंट चाहिए, अगर आपको किसी किस्म की विज़िट वीज़ा के लिए चाहिए, हमसे कोई एप्लीकेशन वगैरह फ़ाइल करना चाहता है तो हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके जो है हमें रब्ता कर सकता है और हमें अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट देंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।